वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अंचालिका सिंह। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। इंडिया रैंक्स 85 इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। अभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें इंडिया की रैंक आई है 85। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? टोटल कितनी कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक 85 है? तो 110 में से इंडिया की रैंक आई है 85। ठीक है। ये जब पिछली बार आया था तो उसमें टॉप किया था जापान ने। इस साल भी इस लिस्ट में जिसने टॉप किया है वो कौन है? जापान ने फिर से हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है। फिर जापान के बाद सेकंड पोजीशन पर रहा है सिंगापुर एंड थर्ड पोजीशन पर रहा है साउथ कोरिया, जर्मनी के साथ में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पासपोर्ट स्कोर जारी किए जाते हैं। तो जिसमें इंडिया का पासपोर्ट स्कोर कितना है? इसमें इंडिया का स्कोर है 58। इंडिया का पासपोर्ट स्कोर है इसमें 58। और जापान ने टॉप किया है 191 कंट्रीज़। जापान का पासपोर्ट स्कोर है 191। इस पासपोर्ट स्कोर का मतलब क्या होता है कि जापान जो है, जापान के जो लोग हैं वो 191 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। वीज़ा फ्री वो इतने सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। हम इंडियंस, इंडिया के लोग कितने कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा? 58 कंट्रीज़ हमें अलाउ करती हैं कि हम उनके यहाँ बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। पासपोर्ट से ही काम हो जाएगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट भी देखते हुए चलेंगे साथ में। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है तो हैनली एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो हैनली एंड पार्टनर्स के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है। हैनली एंड पार्टनर्स का हेडक्वार्टर होता है लंदन, यूके में। इसके अलावा इसके चेयरमैन हैं क्रिश्चियन कैलिन एंड इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1997 में हैनले एंड पार्टनर्स की फाउंडेशन हुई थी। ठीक है। इसके सीईओ हैं स्टीफन। इसके सीईओ कौन है? हैनली एंड पार्टनर्स के सीईओ हैं स्टीफन। ठीक है। दूसरा, हैनली एंड पार्टनर्स ये इंडेक्स जारी करते हैं और ये डेटा किससे कलेक्ट करते हैं? ये डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। किससे डेटा कलेक्ट करते हैं? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। IATA का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल पड़ता है कहाँ पर? कनाडा में। इसके अलावा IATA के अभी लीडर हैं विलियम वॉल्श और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। IATA की स्थापना हुई है 1945 में। ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि इंडिया की रैंक इसमें आई है 85 एंड इंडिया का जो पासपोर्ट स्कोर है 58, वो भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अभी हाल ही में RBI ने क्या किया है? कैंसिल कर दिया है वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस। जब भी क्या होता है कि अगर कोई बैंक, RBI सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, जो मेन बैंक है वो RBI ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI अपने एक्ट, इसके कुछ एक्ट्स हैं, इसके कुछ नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। जो भी बैंक्स होती हैं उनको, अगर वो उनको फॉलो नहीं करती हैं तो RBI क्या करती है? या तो लाइसेंस रद्द कर देगी उस बैंक का, या फिर वो उस पर कुछ करोड़ रुपए का, लाखों रुपए का फ़ाइन चार्ज कर देगी। तो ये क्या करती है? एक तरीके से ये कंट्रोल करती है अदर बैंक्स पे, देखती रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो जो RBI है इसके बारे में जान लेते हैं। RBI, इसकी फुल फॉर्म तो सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अभी प्रेजेंट में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनका नाम याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में ये गवर्नर है RBI के। ठीक है। अभी होने वाला है मतलब ये वन प्लैनेट समिट
11 जनवरी को हो चुका है, 2021 में 11 जनवरी को ये हो चुका है। 4th एडिशन था। एडिशन याद रखना है आपको, जब भी एडिशन की इंफॉर्मेशन साथ में हो तो आपको उसका एडिशन याद रखना है। ये कौन सा एडिशन था? वन प्लैनेट समिट का 4th एडिशन हुआ है इस बार। कौन सा एडिशन हुआ है? 4th एडिशन हुआ है। फ्रांस ने होस्ट किया है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में ही हुआ है। ठीक है, अब इसकी थीम डिस्कस कर लेते हैं। थीम हर किसी की इम्पोर्टेंट होती हैं, जनरली एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसकी थीम आप याद रखिएगा, इसकी थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये जो 4th एडिशन हुआ है वन प्लैनेट समिट की, इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसके अलावा फ्रांस की कुछ स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या होती है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के अभी प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। तो ये जो समिट हुआ इसमें डिस्कशन हुआ एक तरीके से, जो भी हैं कई कई मतलब डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जैसे स्पीसीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन हुआ, जो कि ऐसे डिस्कशंस ज़रूरी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके डिस्कशंस हुआ और इनके लिए क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं उन चीज़ों पर भी इसमें बातचीत हुई। ठीक है, ये जो समिट है ये किन के साथ में मिलके ऑर्गेनाइज करवाया था? तो ये यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये वन प्लैनेट समिट हुआ कहाँ पे था? फ्रांस में हुआ था। इसकी डेट आप याद रखिएगा, ये कब हुआ था? 11 जनवरी को ये सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब ये बुक देख लेते हैं। एक बुक आई है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, ये इस्लाम है सॉरी, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्या नाम है बुक का? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है एस.वाई. कुरैशी ने। ये जो एस.वाई. कुरैशी थे ये क्या थे? फॉर्मर CEC थे। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। एस.वाई. कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने ये बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वैसे वो पूछा नहीं जाएगा, ये 2010 से लेकर 2012 तक रहे थे। इस बुक में डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में, और कुछ जैसे मिथ्स हैं, जैसे उनको मतलब बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि इस्लाम इज़ अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग एंड मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। तो इन चीज़ों के बारे में इस बुक पर डिस्कशन किया हुआ है। तो आप मेनली नाम याद रखिएगा किसने लिखी है ये बुक? एस.वाई. कुरैशी जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर अजय कुमार को चेयर्स करेंगे 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कौन को चेयर करेंगे इसको? अजय कुमार। कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन है। और वियतनाम के लेफ्टिनेंट जनरल का क्या नाम है? गुएन ची विन। वियतनाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है गुएन ची विन। तो ये वर्चुअली ये इवेंट जो है वर्चुअल हुआ। मैक्सिमम जो सारे इवेंट्स हैं कोरोना की वजह से, अब जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो मैक्सिमम ऑर्गेनाइज वर्चुअली ही उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सब आप सभी को पता ही है। तो इंडिया की तरफ से थे डॉक्टर अजय कुमार एंड वियतनाम की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल गुएन ची विन। ठीक है, जो कि डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के। ठीक है, इसके अलावा वियतनाम की कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की कैपिटल हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर
गुएन जुआन। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुएन जुआन। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार थे 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग में, एंड वियतनाम की तरफ से गुएन ची विन थे, जो कि वहाँ के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत बायोटेक ने पैक्ट साइन किया है, इंक किया है, किसके साथ में? प्रेसिसा मेडिकामेंटोस के साथ में। ये क्या करेगा, जो कोवैक्सीन है उसको सप्लाई करेगा ब्राज़ील को। अब आपको कोवैक्सीन के बारे में तो पता ही होगा। कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन किसकी है? इंडिया की है। ये पूरी तरीके से इंडिया में ही बनी है। इंडिया इंडिजीनियस है, ये इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है। कोवैक्सीन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, तो भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। तो भारत बायोटेक के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। ये किसको सप्लाई करेंगे? कोवैक्सीन को ब्राज़ील को सप्लाई करेंगे। एक पैक्ट ये इंक हुआ है। चलिए भारत बायोटेक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत बायोटेक की फाउंडेशन कब हुई थी। भारत बायोटेक की फाउंडेशन हुई है 1996 में। ठीक है, भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है, अब ये जो हेडक्वार्टर होते हैं ना, मैक्सिमम बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। एक दिन पढ़ोगे किसी कीमत पे याद नहीं होंगे, जब तक कि बार बार आंखों के सामने नहीं आएंगे ये हेडक्वार्टर्स, या जो भी जी के है, स्टैटिक जी के है, करंट जी के है, तो उसके लिए तब तक ये आपको याद नहीं होंगे। उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, इन केस अगर आपको ध्यान रहे। भारत बायोटेक में पीछे क्या आ रहा है? एच आ रहा है। ठीक है, तो एच से थोड़ा हैदराबाद को आप याद रखिएगा। हैदराबाद में भी क्या आता है? एच आता है। ठीक है, भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी प्रेजेंट में डॉक्टर वी कृष्ण मोहन। कौन है? डॉक्टर वी कृष्ण मोहन। ठीक है, ये हैं भारत बायोटेक के डायरेक्टर। ठीक है, तो ये जो भारत बायोटेक है, ये किसको सप्लाई करेगा वैक्सीन? ये सप्लाई करेगा ब्राज़ील को। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एवर क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? नुब्रा वैली में। कहाँ पर बनाया है इसको? नुब्रा वैली में। ये इवेंट कितने दिन का था? 7 डेज़ का ये इवेंट था। ठीक है, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया? नुब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा ये 7 डे का जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। इससे सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने क्या किया है? 2 करोड़ का फ़ाइन लगाया है ड्यूशे बैंक के ऊपर नॉन कंप्लाइंस के लिए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर कोई भी बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो आरबीआई उसको फ़ाइन करती है, या चाहे वो उसका लाइसेंस रद्द कर दे, चाहे वो उसके ऊपर कुछ रुपीज़ का फ़ाइन लगा दे। जैसे कि यहाँ पे कितने करोड़ का फ़ाइन लगाया? 2 करोड़ का फ़ाइन लगाया है। कौन सी बैंक के ऊपर? ड्यूशे बैंक के ऊपर। ठीक है, बैंक के सीईओ हैं क्रिश्चियन स्विंग। बैंक की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1870 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर याद कर लेना। बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में ये नाम आपने सुना होगा, इंडियन अमेरिकन राइटर थे वेद मेहता। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन राइटर वेद मेहता पास्ड अवे। ये मतलब इन्होंने, ये ब्लाइंड थे, इन्होंने ब्लाइंडनेस को भी ओवरकम किया और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, वेद मेहता, इंडियन अमेरिकन राइटर, 20th सेंचुरी के, इनको वाइडली मतलब इस नाम से जाना जाता है, वाइडली नोन एज द 20th सेंचुरी राइटर, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अमेरिकन रीडर्स टू इंडिया। इन्होंने मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्होंने किस फील्ड में काम किया? इन्होंने इंडिया एंड अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा किया। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को इन्होंने अच्छा किया अपनी राइटिंग के थ्रू। ये लिखते थे, बारे में नॉलेज देते थे, और इन्होंने
इम्प्रूवमेंट किया है इन रिलेशंस में इंडिया और यूएसए के में, ठीक है। नेक्स्ट, मणिपुर के सीएम कौन है? सबसे पहली बात, मणिपुर के सीएम है वीरेंद्र सिंह। इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया चेरी ब्लॉसम फॉर फेस्टिवल। ये भी कैसे हुआ? वर्चुअली हुआ, कोरोना की वजह से, ठीक है। और ये जो मणिपुर है वो सेलिब्रेट करता है हर साल इस फेस्टिवल को 2017 से हर साल मणिपुर सेलिब्रेट करता है इस फेस्टिवल को। ये मणिपुर में एक सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, उस सेनापति डिस्ट्रिक्ट में एक मऊ एरिया पड़ता है, ठीक है। सेनापति डिस्ट्रिक्ट में एक मऊ एरिया पड़ता है जो कि जाना जाता है चेरी ब्लॉसम के लिए, ठीक है। वहाँ पे होता है चेरी ब्लॉसम, जिसको पॉपुलरली मतलब जापान में किस नाम से जानते हैं इसको, ये भी आप देख लीजिए। चेरी ब्लॉसम को जापान में जानते हैं साकुरा नाम से। जापान में किस नाम से जानते हैं? साकुरा नाम से इसको जापान में जानते हैं। चीफ मिनिस्टर की हमने बात कर ली। चीफ मिनिस्टर कौन? एन वीरेन सिंह। एंड गवर्नर कौन है? गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ। सबसे पहले तो आपको स्टेट याद रखना है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का। और अगर बाई चांस एडिशन पूछ लिया जाए तो ये कौन सा एडिशन था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का? ये था 4th एडिशन, ठीक है। अगर एडिशन पूछा जाए तो एडिशन का नाम भी आप याद रखिएगा, ये 4th एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन बजट पहली बार हिस्ट्री में कैसा होने जा रहा है? पेपरलेस होने जा रहा है। इस बार डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, पेपर्स नहीं होंगे हाथ में निर्मला सीतारमण जी के। निर्मला सीतारमण जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि अभी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। जो हमारा बजट होता है उसे कौन पेश करता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अभी प्रेजेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनसे रिलेटेड एक और चीज़ याद रखिएगा, ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंदिरा गांधी के पास भी रही थी, बट वो फुल टाइम नहीं रही थी। ये पहली वुमेन है जिनके पास फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री रही है और ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ इनसे रिलेटेड आप याद रखिएगा। तो कोविड-19 फियर को देखते हुए ये पेपरलेस होने जा रहा है। इसके अलावा बड़ा हलवा बनाते थे ये लोग, हलवा सेरेमनी का आपने नाम सुना होगा। इस बार हलवा सेरेमनी नहीं हो पाएगी, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स कौन? निर्मला सीतारमण जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। हमेशा ये आपको पता होगी, हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। पहले ऑर्डिनरी बजट अलग से पेश होता था एंड रेलवे का जो बजट है वो अलग से पेश होता था। बट 2017 से इन दोनों एक कमेटी बनाई गई जिसने क्या किया, इन दोनों बजट्स को मर्ज कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे फर्स्ट टाइम बजट किसने पेश किया था? R.K. चेट्टी जी ने। इंडिया में फर्स्ट टाइम बजट किसने पेश किया था? R.K. चेट्टी जी ने, ठीक है। तो बजट से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, सबको पता है डेट 26 जनवरी। जिसके चीफ गेस्ट कौन बनेंगे इसको लेकर न्यूज़ में भी चर्चा है। तो पहले कौन आने वाले थे? यूके के आने वाले थे बोरिस जॉनसन, बट वहाँ पर कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, इस वजह से उनका आना जो है वो कैंसिल हो गया। उन्होंने खुद ने ही अनाउंस करवा दिया कि मतलब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गई कि मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद ये नाम आया है, सूरीनेम्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब हमारे नेक्स्ट रिपब्लिक डे जो आ रहा है उसके चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम के? ये कंट्री का नाम है। इसके प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। तो ये आने वाले हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हमारा जो बनाया जाएगा उसमें ये शामिल होंगे। इनका नाम हमने पहले भी सुना होगा। जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, कब होता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NRI डे। प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था 9 जनवरी को। कब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ना? इस दिन क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में वापस इंडिया। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी हमारे NRIs हैं, ओवरसीज़ NRIs हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे वो
टैक्स जो पे करते हैं उससे इन गवर्नमेंट के रेवेन्यू अच्छा होता है, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए NRI डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो NRIs हैं उनका काफ़ी रोल रहता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो अभी ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी होने वाले हैं हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। और इसके अलावा बोरिस जॉनसन ब्रिटिश PM वो आने वाले थे पर उनका हो गया कैंसिल। सूरीनेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है पारामारीबो। ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। एंड इसकी करेंसी क्या है? सूरीनेम डॉलर। क्या है इसकी करेंसी? सूरीनेम डॉलर। नेक्स्ट, मणिपुर की गवर्नर कौन है? बताइए। मणिपुर की गवर्नर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लास्ट करंट अफेयर में डिस्कस किया था ये, अभी जो करंट अफेयर निकली है। मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी है जिस बुक का नाम क्या है? मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन ईको। ठीक है, क्या नाम है बुक का? मेकिंग ऑफ अ जनरल एंड हिमालयन ईको। ठीक है, ये बुक रिलीज़ करी है मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने। इसके अलावा ये इस बुक के ऑथर कौन है? ठीक है, ऑथर का नाम भी पूछ सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं कौनसम हिमालय सिंह। इस बुक के ऑथर हैं कौनसम हिमालय सिंह। ठीक है, तो ऑथर याद रखने में आसानी हो जाएगी। बुक के नाम में हिमालयन है एंड इनके नाम में हिमालय है। ठीक है, जो रिलीज़ किया है मणिपुर की CM ने। ठीक है, और इसके अलावा ये कौनसम हिमालय सिंह की क्या है? मेमोयर है। इसको रिलीज़ कहाँ पर किया गया? इम्फाल के अंदर है दरबार हॉल राजभवन में, वहाँ पर इस बुक को रिलीज़ किया। ठीक है, इतना ही बहुत है इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, आज की हमारी करंट अफेयर्स इतनी ही थी, ये लास्ट करंट अफेयर थी। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स आगे आने वाले दिन में आएगी उनसे आपको अपडेट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस आपको ये अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको डेली देखिए, जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है, डेली रिविजन इज़ मस्ट। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।